सौरमंडल में पृथ्वी सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के साथ चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा को होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन करें और अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोल पिंडीय कहलाती हैं। कुछ खगोल पिंडी बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उस ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकने वाले अनगिनत तारे सूर्य के ही समान ही हैं, लेकिन हमें से बहुत से अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्त ऋषि संत या 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में 1.2 में आप देख सकते हैं। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है। ये देखिए, लड़की देख रही है। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए या उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश से ऊष्मा नहीं होती है। वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसमें अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से और जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कुछ रोचक तत्व: बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। सूर्य के बाद बुध आता है। बुध के बाद शुक्र आता है, फिर मंगल, फिर पृथ्वी। क्षुद्र ग्रह फिर है, देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच। फिर इधर शनि और यूरेनस होता है। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता था। सूर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य का परिवार सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों में शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्दों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण है। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। और फिर एक जियो मोटरोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन और पृथ्वी के आकार। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर से चक्कर लगाता है।
हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल सूर्य सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। यह अधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम को याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी एब्सेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसलिए अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी होती है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का प्रवेश। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडोसैट हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक ही चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूटकर अलग हो जाते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं
कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्कवे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में इसमें हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इसमें आप देख सकते हो ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभड़ी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा ग्लोब गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं या रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर से घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थित बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर वृत्त के एक चौथाई है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं का दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण को भी लिखा जाता है। समानता इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोन दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है तथा यो बेलो होरिज़ोन विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोन 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र में आप देख सकते हैं। इस चित्र में आप देखिए, उस कटबंध विषुवत वृत्त के उस कटबंधीय कर्क रेखा उधर जा रही है। उत्तरीय शीतोष्ण कटबंध, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरीय शीत कटबंध, और नीचे मकर रेखा है साउथ में, दक्षिणीय शीतोष्ण कटबंध और दक्षिण ध्रुव कटबंध। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा है। विषुवत वृत्त 0 अंश, उत्तर ध्रुव 90 अंश उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 अंश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा 23.1 उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा
23/1/2 दक्षिण, विषुवत वृत्त में 66.1/2 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.1 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध है। ककर रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ककर रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में ककर रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्रों का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं पाया जाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहा जाता है। देख सकते हैं आप इस चित्र में। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व व पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ये ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं में से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भाग पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान को पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित। अब या उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति पर होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को आप लगा सकते हैं। देखिए आप इस चित्र में, इसमें देखिए चित्र। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वो स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश और 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 अंश पूरब में समय होगा 15 × 4 60 मिनट। ग्रीनिच की समय 1 घंटा आगे वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा यहाँ, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 अंश पर मध्य रात होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार
घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय का स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होते हैं। हम मानक क्यों मानते हैं? अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82/1/2 पूरब का मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र लोग से कहता है कि वो लोग आज रात में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। भारत के समयानुसार मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर में रात में समाप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.30 अंश पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। पृथ्वी की गतियाँ, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66/1/2 का कोण बनाती है। यह वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे परिदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। आप देख सकते हैं चित्र में घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात का समय कैसे दिखाई पड़ता है। देखिए सूर्य कहाँ पर निकला है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने पक्ष अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365/1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़े जाते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र को। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। समानता एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आप देख सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें
तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत-वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरे पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होता है और इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आप देख सकते हैं इस चित्र में। मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले अध्यायों में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाता है। हमारे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावत मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नहरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक है। मानचित्र दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज एक छोटी दूरी या स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र को 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाया गया है। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों तथा देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। यह छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग हैं जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं।
बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस चित्र में देख सकते हैं आप, दिशा एक गांव का मानचित्र, प्रधान दिग्बिंदु देखिए यहाँ पर, उत्तर कहाँ है, दक्षिण नीचे। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ हो तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इससे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चार मुख्य दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शाया गया है, वो प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच दिशाओं की मदद करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं। प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं है होता। इसलिए यह निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। देख सकते हैं आप इसमें, ये देखिए प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ प्रतीक इसमें दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, भूरा रंग पर्वत के लिए, पीला रंग पठार के लिए, हरा रंग मैदान के लिए। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले, ये देख सकते हैं आप, पृथ्वी के परिमंडल पढ़ेंगे। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, और एटमास का अर्थ है वाष्प, होडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसमें जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागरों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए कि आप सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। आप इसमें देख सकते हैं महासागर के चित्र। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको तबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी। बचेंद्री पाल भारत की महिला थी जिसने 23 मार्च 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। महाद्वीप पृथ्वी 7 महाद्वीप हैं। ये पश्चिमी विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के रूप में जाने जाते हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है।
एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप को अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरोसिया, यूरोप या एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिमी में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति को पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या जीरो अक्षांश पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यहाँ एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखा गुजरते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तब बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त उनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा है जिन्हें पनामा संध कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? जल संध पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। भारत और श्रीलंका के बीच जल संध का नाम बताइए। पाक जल संध। स्थल जल संध स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। आप देख सकते हैं पनामा जल संध। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव विकास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान है। इनके नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। एवं यह इतना अधिक खारा होता है कि आप देख सकते हैं कि मानव के उपयोग भी नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतें एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलावट जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता हो। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर जल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहते हैं। तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएँ महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर है। बेलफास्ट और डबलिन आप देख सकते हैं दंतुरित तटरेखा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर और दक्षिण अमेरिका के इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर और उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोषाश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी भारत के नाम पर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर में अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60
अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर में छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल की उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिसमें पृथ्वी गर्म रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता पाई आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ियों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम पर्वतारोही को देख सकते हैं आप, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये सब ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होती है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवाओं के बीच का सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल की प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों तथा तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे वायुमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पृथ्वी के स्थल रूप पहाड़ी और स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। वो 8000 से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी का अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। जल स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गत हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गत हो रही है। प्रथम आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह पर कहीं ऊपर उठ जाते हैं तो कहीं धंस जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ बाहरी प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। वह अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये 2 प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। इन विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों
में वर्गीकृत किया जा सकता है। पर्वत पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं जो उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं और वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं कहा जाता है। वायु से बहुत से पर्वतीय तन समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत, भरसोस पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर संकावर है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ये उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो भरसोस पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए गर्भ खंड को उत्खंड हार्स तथा नीचे धंसे हुए खंड को दोडिका भरस ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों को पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमांजारो तथा जापान का फ्यूजिमा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल के लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा बेतकाई कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के लिए प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ और ऐसे स्थानों का नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे से इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। आप ज्वालामुखी देख सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत। पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नाग पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई में गिरती हैं। भारत में छोटा नाग पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान समतल भूमि को बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है।
समानता मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भाग में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में याक्संगी नदी का मैदान सबसे प्रमुख है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होता है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेतों के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानक विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है और मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना तथा सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को पता लगा सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान तथा बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। रस्सी से बना पुल आप देख सकते हैं। इसमें हम जितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करता है। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो फिर उन्हें गंदा कर देता है। और हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी रखें। इस चित्र में देख सकते हैं आप। हमारा देश भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 32,100 किलोमीटर था। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो गई चुकी है। वह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 योग कनाडा में 6 मानक समय है स्थित। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का 8.4 उत्तर तथा 37.6 उत्तर अक्षांशों के बीच और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 पूर्व तथा 97.25 देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 अंश के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आप पहले ही पढ़ा है कि प्रत्येक एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.30 अंश पूर्व देशांतर के स्थानीय मानक को भारत का मानक समय कहा जाता है। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों के स्थलीय सीमाएं इन सीमाओं से जुड़ी हैं। इन देशों के नाम पता लगाइए। आप देख सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इधर अरब खाड़ी, बंगाल खाड़ी से देख लीजिए। भारत की राजनीतिक चित्र देखिए इसमें।
2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। निम्न में से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है और प्रशासनिक क्रियाकलापों के देश को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। इसको चित्र को आप देख सकते हैं, नदी में बांटा गया। दिल्ली भारत की राजधानी। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती हैं। सहायक नदी, एक नदी या सड़क जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती हैं तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्र कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय व हिमाचल हिमाद्र के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम को पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदर डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदियों के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। हिमालय के दक्षिण में स्थित बहुत से लोग शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थलीय स्थित हैं। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है जहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा तथा इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सहार्द तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला तथा लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदर डेल्टा बनता है। क्या आप जानते हैं परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इस ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं। भारत के 2 द्वीप समूह में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। भारत तथा जलवायु, वनस्पति तथा वन प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इतिहास शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको
ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, सर्दी मार्च से मई तक गर्मी, जून से अक्टूबर सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम और अक्टूबर नवंबर की मानसून लौटने का मौसम। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती हैं, जिसे लू कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून का वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वो अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम है शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में बड़ी वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत के जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत के स्थित उस कटबंध से होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी वन से होता है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थित ऊंचाई या समुद्र से दूरी तथा उच्चावत पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास तथा एवं कारगिल में बर्फीली ठंडी पड़ती हैं। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वो ना ही अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राब में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। आप देख सकते हैं इस चीज़ में प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी या नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं और अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? हाँ, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार के वो मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। और वनों में ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियों, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन जीवों का प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। इन एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं। इस चित्र को देख सकते हैं। पेड़ से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? दवाई, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, शहद, फल, गोंद, लाख, वन जीवों का प्राकृतिक निवास, इमरती, शहर और ये सब। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास होता है। हाथी तथा एक सींग वाले गैरे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गद्दा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में
पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एक कार्य प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हाथी परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्यजीवों के संरक्षण से भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों, हड्डी, सींग तथा पंखों से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्यजीवों के निवास को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता बनाई जा सके। प्रवासी पक्षी। प्रमुख कुछ पक्षी जैसे पिटेल पंख, कार्लियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। वो सबसे छोटी लिटिल स्टिंट है जिसका वजन 15 ग्राम होता है। आर्कटिक प्रदेश में 8,000 किलोमीटर की दूरी तक तय करके भारत आती हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं भारत के राज्य और राजधानी। स्क्रॉल कर रहे हैं धीरे धीरे। यहीं पर समाप्त होता है।